बताएंगे कि ये किस लेवल की घटना है, ये किस वजह से हुई और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका कारण क्या था। इस घटना को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। इस घटना के क्राइसिस के तार 2008 के क्राइसिस से जुड़े हुए हैं। 18 सितंबर 2008 फाइनेंशियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला दिन है। जिन्हें इस क्राइसिस के बारे में पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और जिन्हें नहीं पता वो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे। सितंबर 2008 लेमन ब्रदर बैंक क्राइसिस, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में काफी बड़े लेवल में हुआ था। पूरी दुनिया, इनफैक्ट हमारा इंडिया भी इससे अछूता नहीं था। साधारण शब्दों में अगर आपको समझाने के लिए कहूँ तो अगर आपने या आपके किसी परिजन ने 2008 में इंजीनियरिंग की थी तो उन्हें आप बेशक जाके पूछ सकते हैं, उन्हें इन क्राइसिस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। गाइस, जो IIT 100% प्लेसमेंट देती थी या फिर ओवर प्लेसमेंट से जूझती रहती थी, उनके यहाँ भी मुश्किल से 50 से 60% का ही प्लेसमेंट हो पाया था। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, विदेश से जॉब ऑफरिंग आई नहीं, पूरी ना के बराबर थी। और आती भी कैसे, पूरा वर्ल्ड उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। अच्छा, एक बैंक के डूबने से ऐसा क्या हो गया कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ही, उसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ही हिल गई? यही आपको इस वजह से समझना है। नॉर्मली आए दिन बैंक फेल करते रहते हैं, लेकिन कुछ अगर अपने यहाँ कल को ये न्यूज़ निकल के आए SBI या बैंक फेल करते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई हम लोग को उसी पर हार्ट अटैक से निकल लेंगे। इसी तरह से जैसे कि हमारे यहाँ HDFC गोल्ड लोन देती है, इसी तरह अमेरिका की बैंक की लेमन ब्रदर, और फिलहाल इस बैंक की डूबने की चर्चा आज हम वीडियो में कर रहे हैं, वो भी काफी बड़ी बैंक थी। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के टॉप 20 बैंक में आती है और इनका मार्केट में 44% का मार्केट शेयर है। यही कारण है कि इसका फेल होना अमेरिका के साथ पूरे वर्ल्ड को रिसेशन की तरफ धकेल दे सकता है। इसकी वार्निंग ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने दे चुकी है। अगर आपने इस खबर के बारे में न्यूज की हेडलाइंस पढ़ी होगी तो वहाँ पे यही लिखा होगा, सिलिकॉन वैली बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट फेलियर बैंक इन द हिस्ट्री। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि घटना किस लेवल की है। अब बात करते हैं आखिर कारण क्या था। तो इतनी बड़ी बैंक अचानक से सामने आती है और कहती है हम तो बर्बाद हो गए हैं। 1983 में यूएस के कैलिफोर्निया में वहाँ के स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। अब आइए जानते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक काम कैसे करती है। तो एक बात आपको यही क्लियर कर देता हूँ कि ये अमेरिका की बैंक थी और इसका नाम था वेंचर कैपिटल, जो मल्टीपल सर्विस के साथ प्राइवेट इक्विटी फंड में जो हाई नेटवर्क वाले लोग हैं प्राइवेट बैंक की सेवाएं देना था। अब यहाँ एक शब्द है वेंचर कैपिटलिस्ट, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, सारा खेल यहीं से जुड़ा हुआ है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता है जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है, यानी लोन देती है। और यही बात को समझना आपके लिए सबसे जरूरी है। आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आप बैंक में कोई कागज गिरवी रख देते हैं, लेकिन यहाँ जो नए नए स्टार्टअप है इनके पास कोई प्रॉपर्टी एक्चुअल में है ही नहीं। इनके पास तो बस प्रॉपर्टी के नाम पे एक आइडिया होता है। क्या दोस्तों, ये अपने आइडियाज गिरवी रखते हैं? तो भाई आइडियाज की क्या वैल्यू है? अगर आइडियाज के नाम पे बैंक लोन देने लगा तो सभी अपने आइडियाज लेके बैंक के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इन स्टार्टअप को तो सिर्फ लोन चाहिए और जहाँ तक हमें सुनने को आता है कि ये लोन मिल भी जाता है। आखिर क्यों भाई, इसके लिए कोई स्पेशल स्कीम है? आइए हम बताते हैं। देखिए, आइडिया के नाम पे जो बैंक लोन दे नहीं सकता, बैंक को चाहिए कुछ प्रॉपर्टी के पेपर। लेकिन कुछ पैसे वाले लोग जो कि समझते हैं कि आइडिया तो एक दिन बहुत ही बड़ा बन जाता है, यानी जो कंपनी की चंद पैसे से शुरू होती है वाले टाइम में $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। जैसे कि पेटीएम, बायजूस या फिर आजकल जो चल रहा है PW जैसी कंपनी, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े बन के निकली है। अब इनको अपने शुरुआती दिनों में अपना बिजनेस सेट करना होता है तो इनको धुआंधार मार्केटिंग करनी पड़ती है, बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाने पड़ते हैं, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में इनको आना होता है और इन सब के लिए इनको चाहिए होता है मोटा पैसा। तो यहीं पर एंट्री होती है VC, जो कि वेंचर्स कैपिटलिस्ट के नाम से जाने जाती है। ये वेंचर कैपिटल्स वाले लोग बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं। एक स्टार्टअप अपना आइडिया इनको समझाती है और ये आइडिया लेकर वो पहुंच जाते हैं बैंक के पास और बैंक से कहते हैं भाई इनको इनका लोन दे दिया जाए, इनका आइडिया बहुत धांसू है, मार्केट में आग लगा देगा। लेकिन दोस्तों, फिर तो घूम फिर के बात वहीं अटक रही है, आखिर में बैंक को इसके बदले क्या मिले? तो ये वेंचर कैपिटल वाले लोग बैंक से कहते हैं कि साहब, आप और हम मिलकर इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग इस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, बदले में हम इनसे कुछ इक्विटी ले लेंगे। यहाँ बैंक को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है और वे तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, जैसे कि अगर स्टार्टअप चल गया तो पैसा ही पैसा होगा। सिलिकॉन वैली बैंक इसी वजह से डूबी है
और स्टार्टअप्स के साथ ऐसा होता भी है, बने तो रातों रात करोड़पति वरना रोडपति। सब कुछ ठीक चल रहा था, स्टार्टअप्स बड़े बन रहे थे, बैंक प्रॉफिट्स कमा रही थी, वेंचर्स कैपिटल्स को भी फायदा हो रहा था, स्टार्टअप्स बिलियन डॉलर कंपनीज बन रहे थे। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों इतनी बड़ी बैंक अचानक से फेल हो गई? जिस तरह इंडिया में आरबीआई काम करती है उसी तरह अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका भी काम करती है और फिलहाल उसने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट बढ़ने से बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ गया और तभी अचानक से बैंक को कैश की जरूरत पड़ती है और बैंक निकलती है बाहर अपने शेयर्स बेचने और चक्कर खा के गिर जाती है। भाई जितने का शेयर था इनके पास, कोई इनको उतना पैसा दे के शेयर्स खरीदने को तैयार ही नहीं है। बैंक शेयर्स को 10 गुना सस्ते में बेचने को तैयार है लेकिन फिर भी कोई उसे नहीं खरीद रहा है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? मान लीजिए आपको कोई 100 रुपए का सामान आज बेच देता है और आप इसे सोच के खरीद लेते हैं कि कल इसे 110 का मार्केट में जाकर हम सेल करके आ जाएंगे। लेकिन जब आप मार्केट में इसे बेचने को निकलोगे तब आपको पता चला कि इसे कोई 10 रुपए में भी खरीदने को तैयार नहीं है। आपकी हालत वहीं पे खराब हो जाएगी। और यही सेम हुआ है सिलिकॉन वैली के साथ भी। जितने वैल्यू के शेयर्स इनके पास इतने पड़े हुए हैं, वास्तव में उनकी उतनी वैल्यू है ही नहीं। और जैसे ही ये न्यूज बाहर मार्केट में फैलती है, जिन लोगों का पैसा उस बैंक में जमा था वे लोग दौड़ पड़ते हैं अपने पैसे को निकालने के लिए और बैंक पेमेंट नहीं कर पाती है और अपने आप को फेल डिक्लेयर कर देती है और कहती है कि भाई अब मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं और जितने के शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं वास्तव में उसकी उतनी वैल्यू है ही नहीं कि हम अपने आगे के खर्चे उसको बेच के चला सके। सोचो, अकेले लगभग आधा मार्केट कैप्चर करने वाली बैंक अगर फेल हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है। हालांकि सरकार और भी बड़े उद्योगपति इसे बचाने के लिए आगे आएंगे लेकिन इसको वापस खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेमन ब्रदर्स के टाइम में भी बहुत लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो बच नहीं पाई। यहाँ भी एक न्यूज निकल के आई है कि इलॉन मस्क ने भी इसे खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। वीडियो में इन तक बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक हृदय की गहराई से शुक्रिया।